नमस्कार साथियों, आज हम अपने जो है एनसीईआरटी सीरीज़ का कक्षा नंबर 8 का अध्याय नंबर 13 जो है वो लेकर आए हैं, जिसका नाम है ध्वनि। ध्वनि आप अपने आसपास में हर तरीके की जो है ध्वनि आपको सुनाई पड़ती है। ठीक है, तो अपने विद्यालय में आपको कैसे ज्ञात होता है कि कालांश या पीरियड समाप्त हो गया है। दरवाजे की घंटी की ध्वनि अथवा खटखटाने, दस्तक की आवाज़ सुनकर आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपके दरवाजे पर कोई आया है। प्राय पदचाप सुनकर ही आप जान लेते हैं कि कोई आपकी ओर आ रहा है। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। इस खेल में एक खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे अन्य खिलाड़ियों को पकड़ना होता है। तो आंखों पर पट्टी बंधे होने पर भी उस खिलाड़ी को कैसे पता चलता है कि उसके समीप कोई आया है? तो वो क्या है, वो उसके पैरों की आवाज़ से ही क्या है, पता लगा लेता है कि उसको उसकी ओर आ रहा है। तो यानी कि जो ध्वनियाँ हैं वो ऐसा ऐसा नहीं है कि जो हम आज सुन रहे हैं वही होती हैं। हमें जो है अलग अलग प्रकार की जो है ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसने कहा है कि ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे से संपर्क करने पर यह हमारी सहायता करती है। अपने चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती है। अपने आसपास सुनाई देने वाली ध्वनियों की एक सूची बनाइए। अपने विद्यालय के संगीत कक्ष में आप बांसुरी, तबला, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ सुनते हैं। ठीक है, तो आपने ये जो अलग अलग जो है आपने ध्वनियाँ सुनाई दी होंगी, तो इनमें से कुछ आपके कानों को अच्छी भी लगती है और कुछ आपके कानों को जो है वो बुरी भी लगती है। जो आपके कानों को बुरी लगती है वो आपकी नॉइस में, शोर के अंदर जो है वो परिवर्तित हो जाती है। तो ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार पहुंचती है, ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं, कुछ ध्वनियाँ दूसरों की अपेक्षा प्रबल क्यों होती है, इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे। ठीक है, तो ध्वनि जो है वो कंपित वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। तो याद रखना भाई, जो भी वस्तु क्या होगी, कंपित होगी, वही क्या करेगी, ध्वनि को उत्पन्न करेगी। अगर आप एक स्पीकर को अगर आप छूकर देखो जिसके अंदर कोई भी म्यूजिक नहीं बज रहा है, तो उसके अंदर कोई कंपन नहीं होता। बट जब उसके अंदर जो है म्यूजिक जो है बजना स्टार्ट होगा तो उसके अंदर क्या है, कंपन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप एक जो है घंटी का भी अनुभव कर सकते हैं कि अगर आपने एक घंटी को, जब उसमें क्या है किसी प्रकार की कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं हुई थी, तो वो जो है उसके अंदर कोई कंपन नहीं हो रहा था। ठीक है, तो जब उसके अंदर जो है ध्वनि उत्पन्न हुई तो उसके अंदर कंपन भी होना शुरू हो गया। ठीक है, तो इसके आप क्रियाकलाप कर सकते हैं, एक धातु की प्लेट को, ठीक है, उससे, और एक जो है रबड़ के छल्ले से। आप ये दो जो है क्रियाकलाप इजीली क्या है कर सकते हैं। तो कक्षा 7 में आप अध्ययन कर चुके हैं कि किसी वस्तु की अपनी मध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। तो आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि कंपन किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु की मध्य स्थिति, उसका मिड पॉइंट जो है, उसका मिड पोजीशन जो है, जब वो इधर उधर होगी, आगे पीछे होगी, तो उसी को क्या कहेंगे, उस गति को हम जो है वो कंपन कहेंगे, वाइब्रेशन कहेंगे। आपने जो है ये कई बार जो है आपने जो सॉन्ग्स होंगे उनमें जो है कुछ वाइब्रेट होती हुई आपने ट्रेंड्स को भी आपने देखा होगा। वो भी क्या है, वो आपकी क्या दिखाती है, वो आपकी कंपन को, वाइब्रेशन को आपकी क्या करती है, शो करती है। ठीक है, तो जब कसकर ततनित एक रबड़ के छल्ले को, आपने जो है एक रबड़ का छल्ला आपने लिया, ठीक है, उसको आपने क्या किया, कर्षित किया। ठीक है, उसको क्या है, प्लग किया, उसको पूरी जोर से आपने खींचा और उसको क्या कर दिया, बीच में खींचकर उसको छोड़ दिया, तो वो क्या करेगा, कंपन करेगा और उससे क्या होगी, ध्वनि उत्पन्न होगी। तो यह जब यह कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि भी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्रियाकलाप 13.3 है कि एक थाली के अंदर पानी लेना है और उसको क्या है, पास में उसके क्या करना है, चम्मच से उसके ऊपर चोट करनी है। तो आप देखोगे कि जो थाली है उसके अंदर आवाज़ भी आएगी, कंपन भी होगा और उसमें जो पानी भी आपको क्या है, कंपित होता हुआ वो दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप क्रियाकलाप कर सकते हो। तो इस प्रकार हमने देखा कि कंपायमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती है। तो जिन वस्तुओं के अंदर कंपन होता है वो क्या करती है, ध्वनि उत्पन्न करती है। कुछ स्थितियों में एक कंपन हमें आसानी से दिखाई
पढ़ते हैं, लेकिन अधिकांश स्थितियों में ये आयाम या एम्पलीट्यूड इतना कम होता है कि हम उन्हें अनुभव नहीं कर पाते, तथापि हम इन कंपनों का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, इनको हम जो है सिर्फ अनुभव करके ही हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्रियाकलाप 13.4 है, जैसे उसने कहा कि नारियल का एक खोखला खोल लीजिए, उसके एक वाग्यंत्र एक तारा बनाइए। तो एक तारा होता क्या है, जिस के अंदर एक तार होती है। ठीक है, जिस वाग्यंत्र के अंदर एक तार होती है डंडी से बंधी हुई, वो आपका क्या कहलाता है, एक तारा कहलाता है। ठीक है, इसे आप किसी मिट्टी के बर्तन से भी बना सकते हैं। इस वाग्यंत्र को बजाइए, इसके कंपायमान भाग को पहचानिए। तो सुपरिचित वाग्यंत्रों की एक सूची बनाइए और उनके कंपायमान भागों की को पहचानिए। ठीक है, कुछ उदाहरण सारणी 13.1 में दिए हैं, शेष सारणी को आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर वीणा, वीणा के अंदर क्या होती है, एक तार होती है पूरी जो खिंची हुई होती है। ठीक है, जैसे एक ढोल होता है, उसके अंदर क्या होती है, एक साइडों के अंदर क्या होती है, प्लेट्स होती है लगी हुई, कैसी होती है वो, झिल्ली नुमा होती है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर आपके पास ये कुछ एग्जाम्पल जो है आप और भी बना सकते हैं। तो संभवतः आपने मंजीरा या झांझ जो है, जिसको आप क्या करते हो, आपस में टकराते हैं जिससे वो, ठीक है। तो घट्टम या फिर नूट, मिट्टी के बर्तन तथा करताल देखे होंगे। ये वाद्य यंत्र सामान्यतः हमारे देश के अनेक भागों में बजाए जाते हैं। इन वाद्य यंत्र को केवल पीटा या आघात किया जाता है। क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य वाद्य यंत्रों के नाम बता सकते हैं? आप भी एक वाद्य यंत्र बना सकते हैं। जैसे इसने यहाँ पर क्या बनाया है, एक घड़े से घट्टम बनाया है। ठीक है, जो घड़ा है उसके ऊपर वाला हिस्सा है उसको क्या कर दिया गया, उसको एक चमड़े से पूरा का पूरा बंद कर दिया गया और उसको क्या किया गया, बजाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मजीरा है। ये आपको एक जो है मजीरा दिखाया गया है। पीतल की दो कटोरी होती है, उनको आपस में क्या करते हैं, आपस में कंपन कराते हैं, उनको आपस में बजाते हैं और उससे क्या है, आपकी ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो क्रियाकलाप 13.5 में आपको क्या है, धातु के 6-8 कटोरे या गिलास लीजिए, उन्हें एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्रमशः जल के बढ़ते स्तर पर भरिए। अब एक पेंसिल लेकर कटोरों पर धीमे धीमे से एक के बाद एक आघात कीजिए। आप एक सुखद ध्वनि सुनेंगे। क्या आपको यह आपका क्या है, जल तरंग कहलाती है। ठीक है, गिलास लेना है, उनमें क्रमानुसार कैसे, आरोही क्रम में। ठीक है, पहले में कम, उसके बाद उससे ज़्यादा, उसके बाद उससे ज़्यादा, उसके बाद उससे ज़्यादा, उसके बाद अब उनके ऊपर क्या कीजिए, आघात कीजिए। तो उससे आपको क्या है, एक ध्वनि क्या है, सुनाई पड़ेगी। उसके बाद है मनुष्यों द्वारा उत्पन्न ध्वनि। तो कुछ समय तक जोर से बोलिए या गाना गाइए अथवा भोरे की तरह गुंजन कीजिए। चित्रानुसार 13.7 अपने हाथों को अपने कंठ पर रखिए। क्या आपको कुछ कंपन अनुभव हुआ? मैंने आपको ये बताया था कि हमारी क्या होती है, कंठ मणि होती है। ठीक है, जो कंठ होता है, ठीक है, उसमें जब आप यहाँ पर हाथ रखोगे और बोलने का प्रयास करोगे तो आपको अपने गले पर भी क्या है, कंपन महसूस होगा। ठीक है, तो मानव में ध्वनि वाक्यंत्र अथवा कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। अपनी उंगलियों को कंठ पर रखिए तथा एक कठोर उभार को खोजिए जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। शरीर का यह भाग क्या कहलाता है, वाक्य यंत्र कहलाता है। ठीक है, तो यह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। वाक्य यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक तंतु इस प्रकार तानित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिर्री बनी होती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपके जो है ये दिखाया गया है। ठीक है, तो जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिर्री से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं। ठीक है, जब हमारे जो फेफड़े हैं वो वायु को बाहर निकालते हैं तो झिर्री होती है उससे बाहर आता है, तो हमारे जो वाक तंतु होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, उनके अंदर कंपित होते हैं। वाइब्रेशन होती है जिसकी वजह से क्या होती है, साउंड उत्पन्न होती है। ठीक है, तो वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती है। जब वाक तंतु तने हुए और पतले होते हैं तब वाक ध्वनि का प्रकार या उसकी गुणता उस वाक ध्वनि से भिन्न होती है। तो जब वाक तंतु ढीले और मोटे होते हैं तो आइए देखिए कि वाक तंतु किस प्रकार कार्य करते हैं। तो यहाँ पर एक क्रियाकलाप
13.6 है वो दिखाया है कि समान साइज़ की रबड़ की दो पट्टियाँ लीजिए, इन दोनों को इस एक दूसरे के ऊपर रख कर कस कर तानिए। अब इनके बीच के अंतराल दरार में हवा फूकिए। जब तानित रबड़ की पट्टियों के बीच से हवा फूकी जाती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। एक कागज़ के टुकड़े जिसमें एक पतली झिर्री बनी हो की सहायता से भी आप इस क्रियाकलाप को कर सकते हैं। कागज़ को अपनी उंगलियों के बीच चित्र 13.9 बी की भांति पकड़िए। अब आप झिर्री के बीच में हवा फूकिए और ध्वनि उत्पन्न कीजिए। हमारे वाक तंतु भी ठीक इस प्रकार ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिखाया है। ठीक है, तो पुरुषों के वाक तंतुओं की, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन। पुरुषों के वाक तंतुओं की लंबाई 20 mm होती है, जबकि महिलाओं की वाक तंतुओं की लंबाई 15 mm होती है। बच्चों के वाक तंतु बहुत छोटे होते हैं, यही कारण है कि पुरुष, महिला और बच्चों की वाक ध्वनियाँ, उनकी बोलने की ध्वनियाँ भी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जब आप कुछ दूरी पर खड़ी अपनी सहेली को पुकारती है तो आपकी सहेली आपकी आवाज़ को सुन पाती है। उसके पास तक आपकी आवाज़ कैसे पहुंचती है, तो वो किसके कैसे होती है, तो वो क्या हो रहा है, वो संचरण हो रहा है, वो कम्युनिकेट हो रहा है, वो आपका क्या हो रहा है, वो आपका ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो साउंड जो है वो कैसे कैसे ट्रैवल करती है, ठीक है, वो हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एक क्रियाकलाप है हमारे पास दिया है पानी का, ठीक है, कि धातु और कांच का एक गिलास लीजिए, सुनिश्चित कीजिए कि यह सूखा हो, इसमें एक सेल फोन रखिए। याद रखिए कि सेल फोन पानी में ना रखा जाए। अपने किसी मित्र से इस सेल फोन पर किसी दूसरे फ़ोन से टेलीफोन करने के लिए कहिए। घंटी की ध्वनि ध्यानपूर्वक सुनिए। अब गिलास के किनारों को अपने हाथों से सटाकर पकड़िए। अब अपने मुंह को हाथों के बीच की खाली जगह पर सटाकर रखिए। ठीक है, तो अपने मित्र को फिर से टेलीफोन करने के लिए संकेत दीजिए। गिलास में से वायु को मुंह द्वारा खींचते हुए घंटी की आवाज़ को सुनिए। क्या गिलास में से वायु बाहर खींचने पर घंटी की ध्वनि धीमी हो गई है? तो ये आप जो है ध्वनि के संचरण के बारे में पढ़ सकते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? क्या यह संभव है कि गिलास में वायु की मात्रा कम होने और घंटी की प्रबलता कम होने में कोई कमी आई है? तो वास्तव में यदि आप गिलास में से सारी वायु बाहर खींच पाते तो ध्वनि पूरी तरह सुनाई देना बंद हो जाती। तो यानी कि याद रखना भाई, निर्वात में ध्वनि जो है अगर वायु ना हो तो ध्वनि का संचरण नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ध्वनि के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या फिर गैस हो, यानी हवा हो। ठीक है, क्लियर है बात? तो क्या आया हमारे पास, ध्वनि को संचरण करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे वो आपका ठोस हो, द्रव हो या फिर गैस हो। ठीक है, तो जब किसी बर्तन में से वायु पूरी तरह निकाल दी जाती है तो कहा जाता है कि बर्तन में निर्वात है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। तो क्या आया कि निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। क्या ध्वनि द्रवों में संचरित होती है? आइए ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक बाल्टी स्नान टब लीजिए, उसे स्वच्छ भरिए, एक हाथ से एक घंटी लीजिए, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इस घंटी की जल में हिलाइए। ध्यान रखिए कि घंटी बाल्टी या टब की दीवारों को न छुए। अपने कान को जल की सतह पर सावधानी पूर्वक रखिए। ऐसा ना हो कि आप कान को बिल्कुल पानी के अंदर ही आ जाओ और आपके कान के अंदर जो है पानी भर जाए। ठीक है, क्या आप घंटी की ध्वनि सुन पाते हैं? क्या इससे पता चलता है कि ध्वनि का संचरण द्रवों में हो सकता है? ठीक है, तो यहाँ पर पहेली ने कहा आहा, तो व्हेल अथवा डॉल्फिन जल के अंदर इसी प्रकार संदेशों का आदान प्रदान करती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और क्रियाकलाप है जहाँ पर धातु का एक मीटर स्केल या धातु की एक लंबी छड़ी लीजिए, इसके एक सिरे को अपने कान से सटा कर रखिए। अपने मित्र से स्केल के दूसरे सिरे को धीरे से खरोंचने या खटखटाने को कहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये क्रियाकलाप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या है, आप अपने कान को लकड़ी या धातु की किसी लंबी मेज के एक सिरे पर रखकर अपने मित्र को दूसरी मेज पर खरोंचने के लिए कहिए। तो ये भी आप क्रियाकलाप कर सकते हैं। तो हमने देखा कि ध्वनि लकड़ी या धातु में चल
सकती है। वास्तव में ध्वनि किसी भी ठोस में संचरण कर सकती है। तो मैंने कहा था कि ध्वनि को संचरण करने के लिए हमेशा ही किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आप एक मनोरंजक क्रियाकलाप द्वारा यह दर्शा सकते हैं। जैसे एक डोरी इसने ली, एक को गिलास से इधर बांध दिया, एक को इधर बांध दिया, उसमें से एक ने कान के लगाया, एक ने उसमें कुछ कहा और उससे क्या हुआ। आप इस क्रियाकलाप को भी कर सकते हैं। अब तक हमने सीखा है कि कंपायमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न कर सकती है तथा यह किसी माध्यम में सभी दिशाओं में संचरित हो सकती है। यह माध्यम गैस, द्रव या ठोस कोई भी हो सकता है। इस ध्वनि को हम सुन कैसे सकते हैं? तो हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं। तो कान के बाहरी भाग की आकृति कीप या फनल जैसी होती है। तो जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है। इसके सिरे पर एक पतली तनित झिल्ली होती है जिसे क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम कहते हैं। ठीक है, कर्ण पटह कहते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह जानने के लिए कि कर्ण पटह क्या कार्य करता है, आइए टीन के डिब्बे का एक कर्ण पटह बनाएं। तो एक प्लास्टिक अथवा टीन का डिब्बा लीजिए, इसके दोनों सिरे काटिए, डिब्बे के एक सिरे पर एक रबड़ के गुब्बारे को तानिए और इसे एक रबड़ के छल्ले से कस दीजिए। तानित रबड़ के ऊपर सूखे अन्य या थर्मोकोल के 4 या 5 दाने रखिए। अपने मित्र से डिब्बे के खुले सिरे पर हुर्रे हुर्रे बोलने के लिए कहिए। तो देखिए कि अन्न के दानों का क्या होता है। ठीक है, क्या ये ऊपर नीचे की ओर उछलते हैं? तो ये आप क्रियाकलाप कर सकते हैं। तो कर्ण पटह एक तानित रबड़ की शीट के समान होता है। ध्वनि के कंपन या कर्ण पटह को कंपित करते हैं। तो ध्वनि के कंपन क्या करते हैं? कर्ण पटह को। ठीक है, जो ईयर ड्रम होता है उसको क्या करते हैं? वह उसको वाइब्रेट करने का, उसको कंपित करने का काम करते हैं। कर्ण पटह कंपनों को आंतर कर्ण या इनर ईयर तक भेज देता है, वहाँ से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि को सुनते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक मानव कान का जो है वो चित्र दिखाया गया है। तो पहेली ने कहा कि हमें कभी भी अपने कानों में कोई तीखी, नुकीली या कठोर वस्तु नहीं डालनी चाहिए। ये क्या कर सकती है? हमारे ईयर ड्रम को, ठीक है, हमारे कान के पर्दे को क्या कर सकती है? क्षति पहुंचा सकती है। इसे सुनने की शक्ति भी आपकी कम हो सकती है। कंपन का आयाम या आवर्तकाल तथा आवृत्ति। हम जानते हैं कि किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। इस गति को दोलन गति भी कहते हैं। आप पिछली कक्षाओं में दोलन गति तथा इसके आवर्तकाल के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, तो आवृत्ति को कैसे आप मापते हैं, मेज़र कैसे करते हैं? तो आवृत्ति को आप हर्ट्ज़ में मापते हैं। इसका संकेत हर्ट्ज़ है। हर्ट्ज़ आवृत्ति एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। यदि कोई एक वस्तु एक सेकंड में 20 दोलन पूरी करती है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? तो उसकी आवृत्ति भी 20 हर्ट्ज़ होगी। ठीक है, तो याद रखना भाई, जो आपकी प्रति सेकंड दोलनों की संख्या होती है तो वो क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, तो यानी कि 1 हर्ट्ज़ आवृत्ति क्या है? एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होगा। ठीक है, तो ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु को देखे बगैर भी आप अनेक सुपरिचित ध्वनियों को पहचान सकते हैं। तो यह कैसे संभव हो पाता है? इसके लिए आवश्यक है कि ये ध्वनियाँ भिन्न भिन्न प्रकार की हो। क्या आपने कभी सोचा है कि कौन से कारक इन्हें उत्पन्न करते हैं? तो यानी कि आप क्या है, ऐसे ही पता लगाते हो कि ये कौवे की आवाज़ है, ये कुत्ते की आवाज़ है, ये किसी और पक्षी की आवाज़ है, जानवर की आवाज़ है। तो वो आपको कैसे होता है? तो प्रबलता तथा तारतम्य के कारण। ठीक है, तो इसने क्रियाकलाप दिया है कि एक धातु का गिलास और एक चाय का चम्मच लीजिए, चम्मच को धीमे से गिलास के किनारों से टकराइए, उत्पन्न हुई ध्वनि को सुनिए। अब गिलास पर चम्मच से जोर से आघात कीजिए। ठीक है, और फिर से उत्पन्न ध्वनि को सुनिए। क्या गिलास पर जोर से आघात करने पर ध्वनि अधिक प्रबल हो
जाती है। अब गिलास के किनारों को छूते हुए थर्मोकोल की एक छोटी सी गेंद लटकाइए, गिलास को कंपित कराइए, देखिए कि गेंद कितनी दूर विस्थापित होती है। गेंद का विस्थापन गिलास के कंपन के आयाम की माप है। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है, जब आयाम कम होता है तो ध्वनि मंद होती है। तो अब गिलास को पहले धीमे तथा बाद में अधिक बल से आघात कीजिए। अब दोनों स्थितियों में गिलास के कंपनों के आयामों की तुलना कीजिए, किस स्थिति में आयाम अधिक है। तो ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयामों के समानुपातिक है। तो उदाहरण के लिए यदि आयाम दुगना हो जाए तो प्रबलता 4 के गुणक में बढ़ जाती है। प्रबलता को डेसिबल या मात्रक में व्यक्त करते हैं। तो भाई प्रबलता होती है, ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल यानी डीबी मात्रक में व्यक्त करते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सामान्य श्वास की जो प्रबलता होती है वो कितनी होती है, 10 डेसिबल होती है। मंद फुसफुसाहट की 30, सामान्य बातचीत की 60, और अगर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो तो 70, और औसत फैक्ट्री में 80 डेसिबल जो है अधिक प्रबल शोर जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा पीड़ादायक होता है, कष्टदायक होता है, वो कितनी होती है, 80 डेसिबल से अधिक वाली होती है, ठीक है। तो ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। तो जब आयाम छोटा होता है तो ध्वनि मंद होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं। किसी बच्चे की ध्वनि की तुलना में एक वयस्क से कीजिए, इसमें क्या अंतर है। चाहे दोनों ध्वनियाँ समान रूप से प्रबल हो फिर भी इनमें कुछ भिन्नता है। आइए देखिए किस प्रकार भिन्न है। मैं तो बूझो ने कहा, मैं चकित हूँ कि मेरी आवाज़ मेरे अध्यापक से भिन्न क्यों है। तो आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हम कहते हैं कि ध्वनि तीखी है, यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो हम कहते हैं कि ध्वनि का तारत्व कम है, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ढोल मंद आवृत्ति से कंपित होता है, इसलिए यह कम तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। दूसरी ओर सीटी की आवृत्ति अधिक होती है और इसलिए अधिक तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है। तो पक्षी उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है, जबकि शेर की जो दहाड़ होती है उनकी तारत्व कैसा होता है, मंद होता है, ठीक है। तथापि शेर की दहाड़ अधिक प्रबल होती है, जबकि ध्वनि की जो पक्षी की ध्वनि होती है वो कैसी होती है, दुर्बल होती है। आप प्रतिदिन बच्चों या वयस्कों की आवाज़ सुनते हैं तो क्या आपको आवाज़ों में कोई अंतर है, तो ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। क्वेश्चन है तो ये आप ये पढ़ सकते हैं। श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियाँ। तो आप जानते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमें एक कंपायमान वस्तु की आवश्यकता होती है। तो क्या हम सभी जो है कंपायन वस्तुओं की दो ध्वनियाँ सुन सकते हैं। तो तथ्य यह है कि लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड यानी 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ जो है मानव कान नहीं सुन सकता। तो याद रखना भाई, कितनी आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान नहीं सुन सकता, तो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान नहीं सुन सकता है। तो यह हम कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से कम की जो आवृत्ति की ध्वनियाँ है वो मानव कान द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती। ऐसी ध्वनियों को क्या कहेंगे, अश्रव्य ध्वनियाँ कहेंगे। उधर लगभग 20,000 कंपन यानी 20 के हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनियों को मानव कान द्वारा संसूचित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अतः मानव कान की जो, अगर मैं कहूँ कि सुनने की कैपेसिटी या उसकी आवृत्ति का जो रेंज होती है वो कितनी होती है फ्रीक्वेंसी की, तो वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इसके अर्थ यह है कि हम केवल 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्तियाँ वाली ध्वनियाँ ही सुन सकते हैं। उसके बाद आता है शोर। शोर क्या होता है, शोर अथवा तथा संगीत। तो हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनते हैं। क्या ध्वनियाँ सदैव सुखद होती है, ये मैंने आपको एक छोटी सी लाइन बीच में बताई थी कि हम जो है ध्वनियाँ कई प्रकार की सुनते हैं। कुछ सुखद होती है और कुछ हमारे लिए क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा कठोर हो जाती है, ठीक है, जिनको हम सुनना पसंद नहीं करते, तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है, शोर हो जाती है, ठीक है।
तो मान लीजिए कि आपके आस पड़ोस में निर्माण कार्य चल रहा है। क्या निर्माण स्थल में आने वाली ध्वनियाँ सुखद प्रतीत होती है? क्या आपको बसों या ट्रकों के हॉर्न की ध्वनियाँ अच्छी लगती है? इस प्रकार की अप्रिय ध्वनियों को क्या कहते हैं? शोर कहते हैं, नॉइज कहते हैं। ठीक है, तो कक्षा में यदि सभी विद्यार्थी एक साथ बोले तो उस उत्पन्न होने वाली ध्वनि को क्या कहेंगे? आपका अध्यापक, आपका टीचर आपको आके क्या कहेगा कि कितना शोर मचा रखा है? क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी ध्वनियाँ इकट्ठी हो गई है। ठीक है, और उन्होंने क्या कर लिया? एक शोर का रूप धारण कर लिया है। तो दूसरी ओर आप अगर किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाते हो तो वो आपको कैसा लगेगा? आपके कानों को अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये सुस्वर ध्वनि है जो कानों को सुखद लगती है। तो हारमोनियम द्वारा उत्पन्न ध्वनि सुस्वर ध्वनि कहलाती है। सितार के तार द्वारा उत्पन्न ध्वनि भी सुस्वर ध्वनि कहलाती है। लेकिन यदि संगीत बहुत तेज हो, अगर डीजे को बहुत तेजी से बजा दिया जाए तो वो आपके कानों में क्या करने लगेगा? दर्द करने लगेगा और वो आपके लिए शोर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है ध्वनि प्रदूषण। आप वायु प्रदूषण के बारे में पहले ही जानते हैं। वायु में अवांछित गैसों तथा कणों की उपस्थिति वायु प्रदूषण कहलाती है। इसी प्रकार वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तो जो हमारे कानों को अच्छी ना लगे, जो अवांछित, जो बिना मतलब की ध्वनियाँ उत्पन्न हो रही हैं, उनको क्या कहेंगे? उनको ध्वनि प्रदूषण कहलाएगा। ठीक है, तो क्या आप ध्वनि प्रदूषण के कुछ स्रोतों की सूची बना सकते हो? तो हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे वाहन से आने वाली ध्वनियाँ, जैसे पटाखों के विस्फोट से आने वाली ध्वनियाँ, जैसे मशीनों से, लाउडस्पीकर से आने वाली ध्वनियाँ। घर में कौन से स्रोत ध्वनि उत्पन्न करते हैं? जैसे ऊंची आवाज़ में आपने कोई टेलीविज़न ट्रांजिस्टर चला दिया और आप इधर जो है बैठे हुए पढ़ रहे हो। ठीक है, जो उसको देख रहा है, सुन रहा है, उसके लिए तो अच्छी है, बट आपके लिए क्या हो जाएगी? वो शोर हो जाएगी। ठीक है, रसोई घर के अंदर कोई उपकरण चलाया हुआ है, ठीक है, कूलर, वातानुकूलन, सभी ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो ध्वनि प्रदूषण की क्या हानियां हैं, क्या हो सकता है इससे? तो क्या आप जानते हैं कि परिवेश में अत्यधिक शोर की उपस्थिति अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है? अनिद्रा, ठीक है, अति तनाव जिसे हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, चिंता तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की सुनने की क्षमता अस्थायी अथवा स्थायी रूप से कम हो जाती है। तो ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के उपाय, ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए हमें ध्वनि के स्रोतों पर नियंत्रण रखना चाहिए। यह कैसे किया जा सकता है? इसके लिए वायुयानों के इंजनों, यातायात के वाहनों, औद्योगिक मशीनों तथा घरेलू उपकरणों में रवशामक युक्ति यानी साइलेंसर लगाने चाहिए। आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? तो ध्वनि प्रदूषण करने वाले क्रियाकलापों को आवासीय क्षेत्रों से दूर संचालित करना चाहिए। ध्वनि उत्पन्न करने वाले उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए। स्वचालित वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम से कम करना चाहिए। टेलीविज़न तथा संगीत निकायों की ध्वनि प्रबलता कम करनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आप जितना हो सके जो चले आप रोड पर तो हॉर्न का कम से कम इस्तेमाल करें। जहां आवश्यकता हो वहीं पर उनका जो है हम यूज़ करें। अगर अपने जो वाहन है उसमें उचित साइलेंसर का यूज़ करें। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण के जो आपके जो हैं अलग अलग, जैसे आप इंस्ट्रूमेंट आप बजा रहे हो तो उनको ज़ोर की आवाज़ में ना बजाएं। ठीक है, सड़कों और भवनों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए जिससे जो है ध्वनि आवाज़ों तक ना पहुंच पाए। ठीक है, उसके बाद है श्रवण क्षति। तो पूर्णतः श्रवण क्षति जो कि विरले ही होती है, प्राय जन्म से होती है। ठीक है, यानी डिसेबिलिटी सामान्यतः किसी बीमारी, चोट या उम्र के कारण होती है। कठिन श्रवण शक्ति वाले बच्चों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, यानी जिनको जो है सुनने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ऐसे बच्चे इंगित भाषा या कि कैसे सीखते हैं? वो साइन लैंग्वेज को सीखकर प्रभावशाली ढंग से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि वाक शक्ति श्रवण के परिणाम स्वरूप विकसित होती है। इसलिए श्रवण अशक्तता से ग्रस्त बच्चे की वाक शक्ति भी दोषपूर्ण हो सकती है। औद्योगिकीय प्रौद्योगिकीय युक्तियों ने श्रवण क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार को संभव बना दिया है। तो श्रवण क्षतिग्रस्त के रहन सहन के वातावरण में सुधार लाने के लिए समाज बहुत कुछ कर
सकता है। ठीक है, तो यहीं पर हमारा जो है ये चैप्टर नंबर 13 ध्वनि जो है ख़त्म होता है। एनसीईआरटी सीरीज़ आपकी ऐसे ही चलती रहेगी। आप हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो प्लीज़। थैंक यू।